कि तुम अपराजय के बोल नहीं, तुम शौर्य की अतुलित गाथा हो, तुम झुका हुआ ना मस्तक हो, तुम गर्व से ऊंचा माथा हो। बस आस रखो, विश्वास रखो, विजयी होगे अभिलाष रखो। ये हार जीत सब मिथ्या है, तुम भारत भाग्य विधाता हो, तुम भारत भाग्य विधाता हो। पार्टी सत्ता में हो और पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो तो जलवा ही कुछ और होता है, क्योंकि युवा जिसके साथ है शक्ति उसके साथ है। रोहित मिश्रा बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मोदी और अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो तथाकथित दावा करती है उसके सबसे बड़े प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। रोहित मिश्रा जी, सबको पीछे छोड़कर पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। 2027 सामने है, कैसे युवाओं को साधेंगे? साधना है ही नहीं। युवा साधे सधाए हैं। वो विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे हमारे साथ खड़े दिख रहे हैं। वो एक्सप्रेसवेज का जाल हो, वो एयरपोर्ट हो, वो रोजगार भी हो। ऐसा नहीं कि उसमें रोजगार अलग हो रहा है, और वो स्वरोजगार हो। और मैं तो राजनीति कर रहा हूँ, तो इन 1 लाख युवाओं को जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें भी आगे लेके आने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसका उदाहरण मैं, आपका छोटा भाई, आपके सामने हूँ। आपने कहा कि जिसकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है उसको अध्यक्ष, महामंत्री और बड़े पद से नवाजती है भारतीय जनता पार्टी। इशारा क्या करते हैं? सभी पार्टियां ऐसे करती होंगी? नहीं, कहाँ ऐसे करती हैं? मैं आपसे कहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर पार्टियों के तय हैं कि कुछ लोगों को पकड़ लीजिए, वो जिनकी पैरवी कर देंगे, जिनकी पैरोकारी कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। हमारे यहाँ केवल और केवल कार्यकर्ता आधारित पार्टी, और वो काम देखती है कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक आपको ले जाना है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है जिसका विजन है कि वो किसके लिए कहाँ तक सोच सकता है। तो मैं तो बस उन लोगों का आभार करना चाहूँगा, अमित शाह जी का, मोदी जी का, योगी जी का, और सबसे बड़ी भूमिका जिनमें रही हमारे पंकज चौधरी जी, जो बहुत ज़बरदस्त पावर हाउस है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इतनी ताकत देंगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो। तो मैं तो उनका फिर से धन्यवाद देता हूँ। और उनके पावर हाउस के हम लोग छोटे छोटे तार हैं जो पूरे प्रदेश में आपको घूमते मिलेंगे। और वो विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे युवाओं में जो अलग जगाई गई है, उसे ज्वाला बनाने का काम करेंगे। आपने कहा कि पंकज चौधरी का पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग आपको। जी, एकदम। इसमें कहना कहाँ है? बिना उनके तो मैं यहाँ पहुँच ही ना पाता। आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय पंकज जी के आशीर्वाद से ही तो मैं यहाँ पहुँच पाया। तो इसमें गलत मैं कहाँ कह रहा हूँ? तो धर्मपाल जी की कितनी बड़ी भूमिका है आपके इस अध्यक्ष बनने में? संगठन महामंत्री हैं हमारे, और मेरे अभिभावक भी हैं। वो विद्यार्थी परिषद में जब मैं रहा तब भी वहाँ हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि अभी वो भाजपा के यहाँ संगठन मंत्री हैं। तो ये भूमिकाएं तो हमारा नेतृत्व तो जाने, लेकिन मेरे अभिभावक हैं वो, और उनकी भूमिका यही है कि वो पिता तुल्य हैं और मुझे बच्चे जैसा मानते हैं। धर्मपाल जी पिता तुल्य हैं? जी बिल्कुल, इसमें कहना ही नहीं है। वो हर कार्यकर्ता जिसकी चिंता धर्मपाल जी कर रहे हैं, या संगठन महामंत्री कोई होता है, वो करता ही है। वो अपना स्नेह देता है, दुलार देता है, और इन सब के साथ डांट भी देता है। तो उनकी डांट इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप प्रयागराज से आते हैं, प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष रहे हैं। इलाहाबाद की राजनीति 17 से कह लें, 14 से कह लें, तो केशव मौर्य है जी। तो केशव मौर्य से क्या संबंध है आपके? केशव मौर्य को किस रूप में राजनीति में आप देखते हैं? वो अग्रज हैं हमारे। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था तो उस दौरान उनका आशीर्वाद लेने गया। उपाध्यक्ष बन के गया तो मैं सबसे पहले उनके पास गया, और जब मैं कुछ भी अच्छा करता हूं तो पहला फ़ोन मैं उनको करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। अभी भी उस दिन वो एयरपोर्ट पे थे तो मुझे आज का समय उन्होंने दिया। सबसे पहले ये मुझी को पता था कि वो 30 को वापस आएंगे। या 30 को आना, तुमसे बैठ के बात करेंगे और देर तक बात करेंगे। तो अभी मैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और हम सबके नेता हैं, जोरदार नेता हैं, तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे ऊपर रहा। केशव मौर्य को यूपी भाजपा में कैसे देखते हैं आप? यूपी भाजपा में इतनी प्रचंड जिस व्यक्ति ने दिलाई हो, उसके ना तो नेतृत्व कौशल पे आप कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, ना उनके सांगठनिक कौशल पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। वो तो सारे परिणाम आपके सामने हैं। आपको लगता है कि केशव मौर्य संगठन के व्यक्ति हैं और आप जैसे युवाओं को पूरा प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देते हैं? 100%। वो मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा हैं, वो उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे देखते हैं? उनका तो केवल उत्तर प्रदेश तक अब कहाँ हो रहा। मैं तो मध्य प्रदेश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का काम देख रहा हूँ पार्टी की तरफ से। तो वहाँ भी मैं जाता हूँ तो जितनी देर मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता हूँ उतने समय उनकी भी बात होती है। और ये पूरे देश में एक अलग सी क्रांति है उनके नाम पे। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। आपको लगता है कि उनकी लोकप्रियता कश्मीर से कन्याकुमारी तक है?
है, बिल्कुल है। हर जगह बुलाए जा रहे हैं, जिन सीटों पे जा रहे हैं प्रभाव दिख रहा है और लोग उनको देखते हैं। एक उम्मीद के रूप में ये जानते हैं कि भविष्य में अगर हम हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे एक होना चाहते हैं, तो उसकी मुखर आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी हैं। भाजपा का भविष्य मानते हैं उन्हें? ये तो मेरी हैसियत ही नहीं है कि किसी को भविष्य में मान पाऊँ, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। बाकी हम लोगों के अभिभावक हैं, उनके नाम पे, सुशासन के नाम पे, उनके लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, उनके विकास के नाम पे आज उत्तर प्रदेश में हमारी दूसरी बार सरकार है। जब आप लोग बाहर जाते हैं और बताते हैं कि हम यूपी से हैं, प्रयागराज से हैं, छात्र राजनीति में रहे, विद्यार्थी परिषद में, तो यूपी को लेकर क्या राय रहती है दूसरे प्रदेश के लोग? सुशासन उनको लगता है। हम कोई भी बात करते हैं, किसी गुंडे माफिया की बात करके यूपी होता तो बताते, यूपी होता तो बताते। तो इसका ये मतलब है कि जिस तरह के माफिया आप देख सकते हैं, वो एजुकेशन के माफिया हो, वो रेत के माफिया हो, वो लैंड के माफिया हो, इन सब माफियाओं पे अगर किसी ने कंट्रोल किया है तो हमारी सरकार ने किया है। अतीक अहमद उसी प्रयागराज से, अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दूंगा, इसका क्या असर पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? यही असर था कि आपकी बहन बेटी सुरक्षित थी, वो मदरसे में पढ़े या विद्यालय में पढ़े, वो पढ़े, और अगर पढ़ेगी तो उसके साथ बलात्कार जैसी घृणित घटना नहीं होगी। मिट्टी में मिलाने का ये मतलब था। आप घर लेंगे तो आप एडीए से नक्शा पास कराएंगे, आपको अतीक के घर से नक्शा नहीं पास कराना है। ये थी मिट्टी में मिलाने की बात। आप अगर बालू का काम कर रहे हैं तो उसको केवल वहाँ हफ्ता नहीं देना है, आपको कोई काम करना है, दुकान खोलना है तो हफ्ता नहीं देना है। ये थी मिट्टी में मिलाने की बात। तो वो अहंकार, वो अहम, वो भ्रष्टाचार, वो अनियमितता, वो सब मिट्टी में मिलाई गई है। केवल एक व्यक्ति ही मिट्टी में नहीं मिलाया गया। अतीक से कभी वास्ता पड़ा? कभी नहीं, कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं रही। उनका दल अलग, उनका विचार अलग, उनकी मानसिकता अलग। मैं बड़ी सामान्य पृष्ठभूमि से, तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। प्रयागराज की जो राजनीति करता है, जो छात्र राजनीति करता है, उसमें अतीक का बड़ा दखल रहता रहा। आपको कभी एहसास हुआ? उनकी पार्टी में रहता रहा होगा। हम लोग उससे ज़्यादा तेवर वाले लोग थे, तो उसमें कोई सोचना नहीं था हमें। जब होता कभी तो देखा जाता, लेकिन कभी ये मौका ही नहीं लगा। अच्छा जी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज की राजनीति में कैसे देखते हैं? सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं, अपनी सीट पे 2-2 3-3 बार जीत के आ रहे हैं, तो उनकी पकड़ अच्छी है लोगों में। और मेरा देखने का उनको नज़रिया केवल इतना है कि नेता है हमारे वो। नेता है जी। लोकप्रियता? लोकप्रियता है तभी तो 3 बार जीत के आ रहे हैं कोई। जी। बिना लोकप्रिय हुए कहाँ एक बार आप किसी झटके में जीत सकते हैं, कोई भ्रांति फैला के जीत सकते हैं, कुछ गलत बोल के जीत सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 बार जीत रहे हैं तो इसका ये मतलब है, इसके ये मायने हैं कि आपकी लोकप्रियता है। उदयभान करवारिया, जो करवारिया फैमिली है प्रयागराज में बीजेपी की राजनीति में, उसे कैसे देखते हैं? अभिभावक हैं हम लोगों के। उदयभान जी भारतीय जनता पार्टी से तब विधायक हुआ करते थे कि जब गिने चुने लोग थे, और एक अभिभावक के रूप में हमारे समाज से भी आते हैं। पार्टी उसे ओन करती है कि वो उस पार्टी के हैं, हम लोग भी ओन करते हैं कि एक अभिभावक हैं। एक ज़रूरत जब पड़ती है तो हर तरह से हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, और आज पार्टी उनको मौका दे रही है, समाज में जाके पार्टी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि प्रयागराज की राजनीति में बीजेपी को मजबूत करने में उदयभान करवारिया का हाथ रहेगा? तब भी रहे करवरिया जी, या करवरिया पूरा परिवार तब भी रहा जब बीजेपी की गिनी चुनी सीटें आती थी, तो उस विचार से वो लोग जुड़े हैं। तो उस विचार को लेकर अगर उदयभान जी आगे बढ़ते हैं तो हम सब तो उनके साथ ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप सभी के अभिभावक हैं, प्रधानमंत्री हैं तो देश के अभिभावक हैं, उनसे कितना प्रभावित हैं? उनसे तो स्थिति ये है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ पे हम लोग प्रधान से भी ना मिल पाते। हमारे संगठन ने हमें प्रधानमंत्री जी से मिलवाया, और उसी दिन एक संकल्प लिया था मैंने, और वो आज भी पूरा करता हूँ कि अब कूड़ा कभी बाहर नहीं फेंकता। स्थिति टिश्यू पेपर की भी जेब में हो सकता है, एक आध दो पड़े भी हों, तो उनके से तो लोग इस तरह प्रभावित हैं। और वो केवल भारत तक ही नहीं, अब विश्व में भी लोग उनसे प्रभावित होकर अच्छे कामों को कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति में उनको किस रूप में ढालना चाहते हैं? उनसे क्या सीखकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? उनसे तो सीखना ही सीखना है। अब वो व्यक्ति कहाँ रहे, व्यक्तित्व हो गए, विचार में परिवर्तित हो गए, और विश्वविद्यालय हो चुके हैं। तो विश्वविद्यालय में तो जब जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट में, हर गली में कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो वो अब राजनीति के विश्वविद्यालय हम लोग उनसे सीख ही रहे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, और आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी जी। कैसे देखते हैं आप उनको? किसी भी चीज़ को माइन्यूटली देखना, समझना, और छोटे से छोटे व्यक्ति की बात को सुनना, अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसे करके किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, धरातल पर उसके परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं, ये केवल एक व्यक्ति सिखा सकता है, वो अमित शाह जी। क्या सिखा सकता है? धरातल पे किसी चीज़ को लेके आना, कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भर देना, ये बता देना कि राष्ट्रवाद क्या है और हम आगे क्या कर देंगे। ये एक सुशासन की जो परिकल्पना की शुरुआत कहीं हो रही है, जो किताबों में हमारे लिख के गए महापुरुष, उसको कोई अगर लेके आ रहा है तो वो अमित शाह जी लेके आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया,
उसको किताबों तक सीमित रहा, उसको अगर आज लेके आ रहे हैं, हम हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचा रहे हैं, तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत करने की कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। तो विजन उन्हीं का दिया था जिसे आज धरातल पे हम लेके आ रहे गृह हैं। मंत्री के तौर पर उन्होंने देश को क्या दिया? देश को क्या नहीं दिया? देश को एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का जो ये नारा देते थे, उनको ख़त्म किया। नक्सलवाद की इतनी बड़ी समस्या को ख़त्म किया। अर्बन नक्सल पे जितना काम किया, और देश ने आज हम आप भव्य मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, 370 ख़त्म हो रही है, तो वो सब देने वाले तो अमित शाह जी हैं। प्रयागराज की धरती, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से क्या सीखा? वो तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर मुझे कोई किसी माँ ने जन्म दिया तो वो प्रयागराज ही है। तो माँ के बारे में किसी बेटे की हैसियत ही नहीं कुछ बोल पाए, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता उस जगह, तो मैं निशब्द हूँ, कुछ बोलने की मेरी औकात है ही नहीं। क्या है प्रयागराज? कैसे उसे अलग देखते हैं अपनी राजनीति में, देश में, संस्कृति में? आप जो बनना चाहते हो, आप पत्रकार बनना चाहते हो तो वो आपको आकाश पे लेके जाएगा, आप राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो वो आपको आकाश पे लेके जाएगा। वो शहर है जो टिका तो रेतों पे है, लेकिन वो पहुंचाता आकाश पे है। तो जहाँ माँ गंगा का संगम हो, बड़े हनुमान जी हों, और ऐसी तरह की बहुत सारे विचार जहाँ पे उद्भव स्थल हो, वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज तो जीवंत चीज़ों का एक समावेश है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो जेएनयू की बात होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात होती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात होती है। अगर इलाहाबाद की बात होती है तो पुरो का ऑक्सफोर्ड और तमाम जो उपमाएं हैं उससे उसे सुशोभित किया जाता है। आप उसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रयागराज यूनिवर्सिटी को अगर 10 लाइन में बताना होगा तो अन्य विश्वविद्यालयों से कैसे अलग दिखाएंगे? 10 लाइन में बताना तो हैसियत में नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे यहाँ ये जो परंपरा रही सीनियर जूनियर की, कि आप हमारे सीनियर हैं तो आप मतलब अगर 4th क्लास एम्प्लॉई हैं और कोई दूसरा डीजीपी भी है तो उठ के प्रणाम ज़रूर करेगा। उस तरीके की परिपाटी हमारे यहाँ से ही आई। एशिया का सबसे पुराना छात्र संघ हमने दिया, मतलब मंत्रियों की तो मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री हमारे उस छात्र संघ ने दिए। 1923 में पहला छात्र संघ हुआ, और क्रांति का जो बिगुल फूंका गया 1947 में, उसके पहले पंडित नारायण दत्त तिवारी ने सीनेट हॉल पे चढ़ के झंडा फहरा दिया, तो वो तो क्रांति का जगह है। शहीद पद्मन ने अपनी छाती पे गोली खाई। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, जो आपका तेवर, आपका जज्बा ये दिखाती रहती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालयों पे समाजवादियों का कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी के जो यूथ रहे, समाजवादी छात्र सभा रही, वो ज़्यादा वहाँ हावी रही। आपने कैसे वहाँ अलग जगह दिया और अध्यक्ष बने? कैसे उस पूरे कॉकस को तोड़ा? छात्रों का वो विश्वास था, वो बातें थी जो मैं कर रहा था, मैं उन्हीं के बीच से गया था। मेरी कहीं हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं, पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई थी, तो मैं उनके बीच जाके उनकी बात कर रहा था, और उन्हें लग रहा था कि ये आदमी कुछ कर सकता है। तो करने का ये था कि मैंने जैसे ही वहाँ पे शपथ ग्रहण के बाद पहला काम किया, तो मैंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए सबसे पहला काम किया। तो वहाँ जाके मैंने काउंसलिंग सेंटर खुलवाए। वहाँ पे जितनी अनियमितताएं थी, अव्यवस्थाएं थी, इस कदर लड़ा कि उसके लिए जेल, लाठी डंडा सब इसी सरकार ने दिया, लेकिन हमने उस कुलपति जो भ्रष्ट था उसको निपटा के ही दम लिया। तो उस विश्वविद्यालय ने तो बहुत कुछ दिया है। कुलपति को निपटा के ही दम लिया। एकदम ये तय है। वो तेवर आज भी जिंदा रखेंगे कि कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई अनियमितता करेगा, तो वो अपने आप को ये मान के चले कि इस सरकार में, तब विद्यार्थी परिषद में था, आज मैं युवा मोर्चा में हूँ, उसको मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। जी। तो भविष्य में क्या योजना है आपकी? युवाओं के बीच में जाना है। ये जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, ये लीडर्स कहीं दूसरी जगह से नहीं आने वाले हैं। एक नई लीडरशिप तैयार करनी है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो आगे आने वाले 20-25 साल में विधानसभाओं में, विधान परिषद में, लोकसभा में आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग यूथ है, अलग अलग उम्र के हैं, कि 18 साल से 35 साल के, अलग अलग चीज़ों पे काम करना है। इनके बीच जाके जो स्वरोजगार की बात है, रोजगार की बात है, इस पे बात करनी है। अब युवा मोर्चा केवल बाइक रैलियों तक, ब्लड डोनेशन तक सीमित नहीं रखना है। डिबेट डिस्कोर्स का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो तैयार करेंगे। अच्छा, आप युवाओं की बात करते हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। युवा राहुल गांधी और युवा अखिलेश यादव मिशन 2027 में युवा रोहित मिश्रा और युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कैसे मुकाबला करें? वो लोग तो पहली बात युवा है ही नहीं। युवा मतलब अपने में एक बहुत बड़ा आभूषण है जो हर व्यक्ति धारण करना चाहता है, लेकिन वो उम्र के साथ जाता है। ये गहना बड़ा महंगा है, इसे सब पहन हरदम नहीं सकते हैं, तो वो ये गहना पहनना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो युवा है नहीं। रोहित मिश्रा के साथ आज प्रदेश का हर युवा ये माने कि वो प्रदेश का अध्यक्ष है। वो उसी तेवर के साथ जहाँ भी हो, औरैया से लेकर आजमगढ़ तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, वो ये माने कि वो प्रदेश का अध्यक्ष है। और जिस तेवर से रोहित मिश्रा बात करते हैं, जिस तेवर से वो बात करते हैं, और जितने अनियमितताओं के खिलाफ बोलते हैं, वो भी बोले, उनके साथ सबसे उनकी मुखर आवाज़ के रूप में उनका भाई खड़ा है।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का मुकाबला कैसे होगा? इसके पहले भी ये जोड़ी भैया बनी थी, तो इस जोड़ी का परिणाम आपने देखा कि ये कहते थे हमारा गठबंधन है, जनता ने कहा नहीं ये ठगों का ठग बंधन है। तो इन ठगों से तो कोई बहुत हमें समस्या नहीं होने वाली है। हम लोग अभी भूले भी नहीं हैं, वो 12 से 17 वाला कार्यकाल कोई भूला नहीं है कि आप अगर चेन पहन के निकलते तो किस चौराहे पे छीन ली जाएगी ये पता नहीं था। आपकी बाइक कहाँ, अपने हॉस्पिटल अंदर गए और सिटी स्कैन करवा रहे हैं, बाहर निकले तो बाइक गायब। आयोग का वो भ्रष्टाचार कोई भूला नहीं है। तो हम तो इन बातों को लेके युवाओं के बीच में जाएंगे जिन्होंने ये देखा ही नहीं है। वो शहर जहाँ से मैं आता हूँ वो गिने चुने, मुझे लगता है सैकड़े नहीं होंगे, 100 की संख्या नहीं होगी, केवल उतने दिन वो बचा रहा, नहीं तो हरदम वहाँ धारा 144 लगी रहती थी। ये युवाओं का शोषण करने वाले लोग हैं और हम युवाओं को शीर्ष नेतृत्व पे पहुँचाने वाले लोग हैं। तो हमारी इनकी कोई तुलना ही नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में धर्मेंद्र यादव का बड़ा दखल रहता है, कैसे देखते हैं आप? धर्मेंद्र यादव भैया का जब दखल रहा तो रहा, वो हमारे सीनियर हैं, उनकी इज्जत है, बड़ा सम्मान है उनका। उनके बारे में कुछ बोलना, मैंने अभी वही तो कहा, वो उस पर पार्टी को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ? वो बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। जी बिल्कुल बड़े भाई हैं। और पार्टी में आमने सामने आएंगे तो यहाँ तो विचारों की बात होगी। पार्टी के आमने सामने वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन नीचे हम जैसे मिलेंगे, मैं बिना प्रणाम किए उनसे जाने वाला नहीं हूँ, ये तय है। आशीर्वाद के साथ? बिना आशीर्वाद लिए तो मैं जाऊंगा ही नहीं। उनका हाथ पकड़ के और एकदम आशीर्वाद लूंगा कि मैं आगे बढ़ूं और वो उन सबके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो इस जो गंगा यमुनी तहजीब है, जो सरस्वती है, गंगा है और यमुना है, तो कैसे आप देखते हैं? आरोप ये लगता है कि ये फैब्रिक तोड़ दिया गया है इस सरकार में, आपकी सरकार में। नहीं, ऐसा कोई तोड़ा नहीं गया है। हमने एक पक्ष लिया है और उस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। वो पक्ष राष्ट्रवाद के नाम पे है, वो पक्ष इन तरह के आतताइयों से मुक्ति का है। तो इस तहजीब को नहीं तोड़ा गया। ये तहजीब, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, कौन सी तहजीब, ये सब तो हमारे हैं ना। तो हम तो उस तहजीब को आगे लेके चलने वाले लोग हैं। हम तो संस्कार को, पार्टी को, सबको साथ में समन्वय बना के आगे चलने वाले लोग हैं। हमने तो कुछ तोड़ा ही नहीं है। हमने तोड़ा वही है कि जो आपका बहुत घमंड था कि आप केवल आपका परिवार सत्ता पे राज करेगा, आपका परिवार उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। हमने तोड़ा उस घमंड को है। हमने ऐसी कोई तहजीब नहीं तोड़ी, हमने ऐसी कोई तस्वीर नहीं तोड़ी और हमने किसी की तकदीर भी नहीं तोड़ी। आप तो अपना मुकद्दर खुद लिखते हैं। जब आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप उम्मीद मत करिए कि आप आगे चल के बहुत नवोन्मेष कर पाएंगे। कहा जाता है कि आप अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो कोई कविता, कोई शेर व शायरी के साथ इस इंटरव्यू का अंत होना चाहिए। वो तेवर, वो जज्बा दिखना चाहिए। रोहित मिश्रा, बस इतना कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों के लिए कि तुम अपराजय के बोल नहीं, तुम शौर्य की अतुलित गाथा हो, तुम झुका हुआ ना मस्तक हो, तुम गर्व से ऊंचा माथा हो। बस आस रखो, विश्वास रखो, विजयी होगे अभिलाष रखो। ये हार जीत सब मिथ्या है, तुम भारत भाग्य विधाता हो, तुम भारत भाग्य विधाता हो। तो युवा जो है ये भारत का भाग्य लिखने वाला है और वही भाग्य जो स्वर्णिम भारत को लेके 2047 के विजन के साथ विकसित भारत की कल्पना के साथ आगे जाएगा। कोई और पंक्ति, कोई और लाइन जो आपको बहुत प्रेरित करती है, उसे भी सुनाइए। प्रेरित करना मतलब अभी इस बीच जो चल रहा है कि मुझे लगता है कि इन पार्टियों के लिए बस वही करना है जो मैंने दक्षता भाषण में कहा था, फिर से दोहरा सकता हूं मैं कि एड़ी को उठाए पंजों पे खड़े हैं और ये बौने समझते हैं कि ये सबसे बड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित मिश्रा उसी तेवर के साथ जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं।